हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हमने स्टार्ट की हमारी लेक्चर सीरीज जिसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर की। और पिछली कुछ वीडियोस में हमने कर लिए हैं 13 तक क्वेश्चन ट्राई। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके चैनल पे विजिट कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अब हम आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। तो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 14 क्वेश्चन, तो आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें उससे क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है कि आपके पास कोई हाइड्रोजन एटम है और उस हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। दैट मीन्स यहाँ Z इक्वल्स टू 1 है, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल है। पर अगर किसी भी एटम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि उसमें एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का कोई एटम है, ये सारा कोई हाइड्रोजन का एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो इसके चारों तरफ बेशक से एक इलेक्ट्रॉन है पर एनर्जी लेवल्स तो बहुत सारे हैं ना। ये मान लीजिए n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो n इक्वल टू 1 में भी हो सकता है, 2 में भी और 3 में भी। तो ये क्या बोलता है कि हम आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वैसे बेसिकली वो n इक्वल टू 1 में रहना चाहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास रह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खुद को स्टेबलाइज करना चाहता है। तो वो n इक्वल टू 1 में रहता है। n इक्वल टू 1 में ग्राउंड स्टेट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रह के मैक्सिमम स्टेबल होता है। तो अब वो ये बोलता है कि अगर वो n इक्वल टू 5 में चला जाता है, एक बार वो n इक्वल टू 1 में होता ही है और अगर वो n इक्वल टू 5 में चला जाता है तो यहां से इसको आयोनाइज कराया जाए। आयोनाइज मतलब यहां से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया जाए। जैसे मान लीजिए ये n इक्वल टू 5 शेल है आपकी, और इससे अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, हमने एनर्जी दी, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ आई और यहां से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको यूज लगी, कितनी अमाउंट आपको एनर्जी की देनी पड़ी, एक तो वो एनर्जी है और एक E1 एनर्जी है कि जो एनर्जी आपको यहां था जब आपको देनी पड़ी। आप खुद सोच के देखिए, जितना वो न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस से बंधा होगा। तो आपको कितनी ज्यादा देखिए, आप एक तो शेल्स को क्रॉस करके आएंगे तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। जबकि जो n इक्वल टू 5 वाला है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से काफी दूर है, तो आप थोड़ी सी एनर्जी देके इस n इक्वल टू 5 से इसको निकाल सकते हैं। हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि जो E5 है, जो एनर्जी आपको 5th ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी कि हाइड्रोजन एटम के ही, वो कम होगी E1 से। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होगा हमारे ग्राउंड स्टेट में, तब जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगेगी एज कंपेरिजन टू E5 के जब वो 5th ऑर्बिट में है। तो अब हमें वो फाइंड आउट करनी है कि वो एग्जैक्ट कितनी वैल्यू है। हमने सिर्फ थियोरेटिकल एक्सप्लेन किया है, पर इसको हमने क्या करना है, न्यूमेरिकली फाइंड आउट करना है कि E1 कितनी होती है और E5 कितनी होती है। तो अब चलिए हमें वही फाइंड आउट करना है। हमें आयनाइज कराना है, मतलब उसको E इन्फिनिटी तक लेके जाना है। मतलब n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू इन्फिनिटी तक जाने वाली एनर्जी को तो हमने डेल्टा E5 लिखा है, और n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी आयोनाइज कराने का मतलब उसको क्या करना है, एटम से बाहर लेके चले जाना है, n इक्वल टू इन्फिनिटी ले जाना है। तो हमें वो एनर्जी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो ये जो दोनों डेल्टा E है हमने कैलकुलेट करने हैं। आपको पता है हम जो एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते थे वो क्या था, जो जूल के अंदर था, En इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। और ये किस में आता है हमारे पास आंसर, जूल में। ठीक है, और -13.6 इंटू Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर वो किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको बेसिकली एक ये चीज निकालनी है एनर्जी और एक ये एनर्जी निकालनी है। तो हम सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि ये आपके पास क्या है, Z आपके पास है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जो कि हाइड्रोजन के लिए H के लिए कितना होता है 1, और N जो होता है वो
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में अगर आपके पास प्रेजेंट है, एन आपको वो बताता है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा E5, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन एटम का वो n=5 में है, तो उसको n=5 टू n=इन्फिनिटी ले जाना है, तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें वो डेल्टा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो ई फाइनल क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी तक ले जाना, तो ई इन्फिनिटी माइनस में E5। तो आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है, वो कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे। यहाँ पे ई इन्फिनिटी है तो एन इन्फिनिटी रख देंगे, E5 है तो एन की वैल्यू 5 रख देंगे, और जेड क्या है 1 ही है दोनों के केस में, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं। आपके पास इन्फिनिटी और 5 पुट करना है और आपको दोनों को माइनस करना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेल्टा E5। तो हमारे पास क्या आएगा, ई इन्फिनिटी माइनस में E5, जिसको मैं ई इन्फिनिटी को पुट किया, कैसे किया, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू में जेड की वैल्यू 1 था तो 1 स्क्वायर कर देंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर नीचे n का स्क्वायर था। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसको ये वैल्यू आई है, अब बीच में एक माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन लगाया। अब E5 की वैल्यू में भी तो एक माइनस साइन आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल डिवाइड इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कर दीजिए आप प्लस, इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस में 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय 25। ये क्या था, 5 का स्क्वायर। अब आप देखिए ये जो इन्फिनिटी है, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, आप हमेशा याद रखेंगे, और 0 बाय 1 क्या होता है, 0, ये भी आप याद रखेंगे। किसी के भी डिवाइड में इन्फिनिटी आ जाए वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये सारी टर्म इक्वल टू 0 हो गई है आपके पास। तो जो डेल्टा E5 है आपके पास वो आया है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड बाय 25। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यही आपको फाइंड आउट करना है, जो कि आया है आपके पास 8.72 इंटू 10⁻20 जूल। इतनी एनर्जी आपको चाहिएगी अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को 5th ऑर्बिट से क्या करना है, n=इन्फिनिटी तक ले जाना है, या फिर उसको हम क्या करना, आयनाइज करना है, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हम निकालने हैं हमें कि अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, n=1 में है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी ताकि वो आयनाइज हो जाए, वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाए। अब n=1 में है और n2 आपके पास इन्फिनिटी है, तो आपको डेल्टा E1 निकालनी है, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज। अब आपको कितनी एनर्जी इसको आयोनाइज कराने के लिए चाहिए वो आपको निकालनी है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, अभी डेल्टा E1 निकालेंगे। तो डेल्टा E1 कैसे निकालेंगे आप, सेम प्रोसीजर, ई इन्फिनिटी माइनस में E1, E2 माइनस E1 करते हैं ना। फाइनल स्टेट आपके पास क्या है, आयोनाइज हो जाना, और इनिशियल स्टेट क्या थी, ग्राउंड स्टेट में होना। अब सेम आप ऊपर जैसे ही पुट करेंगे, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, और मल्टीप्लाई में आप क्या रखेंगे, जेड का स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम है दोनों केसेस में, और नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब ये तो ई इन्फिनिटी हो गया, अब हमें E1 के लिए भी करना है, ये माइनस साइन। अब E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 10⁻⁻18 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर। अब ये टर्म तो मैंने आपको बताई 1 बाय इन्फिनिटी है, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। डेल्टा E1 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 है तो ये वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये आपके पास आ गई डेल्टा E1। तो आपको क्या करना है, अब आपको बताना है कि क्या आपके पास एनर्जी आई और क्या क्या आपने फाइंड आउट किया, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो अब आपके पास क्या आया है, हमें पता चल गया कि डेल्टा E1 क्या है, डेल्टा E1 एंड डेल्टा E5। तो इनको जब आपने कंपेयर किया तो हमें क्या पता चला कि जो आपके पास डेल्टा E5 है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना फ्रॉम n=5, वो ईजियर है एज कंपेयर टू n=1।
कि अगर आप ग्राउंड स्टेट से जो न्यूक्लियस के पास है अगर वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना चाहेंगे वो डिफिकल्ट होगा एज कंपेरिजन टू n=5, जो कि आपके पास आउटर इलेक्ट्रॉन शेल है, वहां से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान होगा। आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 15 कि आपको क्या है, एक हाइड्रोजन एटम गिवन है और उस हाइड्रोजन एटम के अंदर n=6 से टू ग्राउंड स्टेट अगर कोई मान लीजिए हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो गया था और वो n=6 यानी कि वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो वो ग्राउंड स्टेट में जब वापस आएगा तो कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस एमिट करके वापस आ सकता है। जैसे कि आपने पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने हायर एक्साइटेड स्टेट में होता है तो जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट n=6 है तो पॉसिबिलिटी है कि वो n=5 में आके रुक जाए, पॉसिबिलिटी है कि वो n=4 में आके रुके, पॉसिबिलिटी है कि वो n=3 में आके रुके, क्योंकि उसके लिए तो उससे जो लोअर एनर्जी लेवल है वो उसकी क्या हो जाएंगी, ग्राउंड स्टेट ही होंगी उसके रिस्पेक्ट। तो अब हम उसने क्या बोला, n=6 से लेके ग्राउंड स्टेट तक के लिए कितनी पॉसिबल लाइन्स हमें फाइंड क्या करना है, कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस आपके पास प्रोड्यूस होंगी, कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम जो है एमिशन लाइन प्रोड्यूस हो सकती हैं, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है मैंने मैक्सिमम एमिशन लाइन का एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, दैट इज n×n-1 डिवाइड बाई 2। आपने ये अगर हमारे लेक्चर सीरीज देखी होंगी तो उसमें ये फॉर्मूला था, पर मैं आपकी इसके पीछे का आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ। अगर आपको ये फॉर्मूला बेसिकली ना भी याद रहे तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए आपके पास n=6 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये n=6 में है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, ये कहाँ कहाँ आ सकता है, n=5, n=4, n=3, n=2 एंड n=1। तो मान लीजिए कि ये 6 से कहाँ कहाँ आ सकता है, अब हम वो देखते हैं। तो देखिए कहाँ आएगा, पहले 6 से 5 में, 6 से 4 में, 6 से 3 में, 6 से 2 में एंड 6 से 1 में। तो यहाँ से टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से टोटल 5 पॉसिबिलिटी हो चुकी हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब हम मान लेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन 6 से 5 में आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास n=5 है। अब इस n=5 से उसको n=1 में आने के लिए क्या पॉसिबल ट्रांजिशंस कर सकता है, n=3 में, n=2 में, n=1 में। तो देखिए इनको भी काउंट करेंगे, 5 से 1, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 2। तो आपके पास कितनी टोटल पॉसिबिलिटी आ गई, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम चेक करें n=4 से कि अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो n=4 लेवल में है, फिर n=3 में होगा, n=2 में, देन n=1 में। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, वो 4 से 3 में आए, 4 से 2 में आए और या फिर 4 से 1 में आए। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 3 पॉसिबिलिटी। अब आप मान लीजिए वो n=3 में है, अब वो कहाँ कहाँ आ सकता है, n=2 में और n=1 में। तो 3 से 2 में आएगा और 3 से 1 में आएगा। तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी यहाँ से हो गई, 2 पॉसिबिलिटी। अब एक और केस मान लीजिए कि n=2 में है वो, तो अब वो कहाँ आ सकता है, बस n=1 में ही तो आ सकता है। तो अब हम इनको अगर करेंगे काउंट कि टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल लाइन्स ही तो हैं। जो ये मैं एरो दिखा रही हूँ यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से एमिशन हो रहा है और हर एक एमिशन के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट वो एमिट करता है, जिसको हमने किस में पढ़ा था, एमिशन स्पेक्ट्रा में। तो आप जितने एमिशन होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग लाइन्स आएंगी, तभी तो मैंने ये एक लाइन की फॉर्म में शो किया है। तो आप काउंट कर लीजिए, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। तो अगर आप इनकी टोटल नंबर ऑफ लाइन्स को काउंट करेंगे तो वो आपके पास कितनी बनेंगी, टोटल लाइन्स इक्वल्स टू टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ एमिशन, जो कि आपके पास कितनी है, 15 है।
ऐसे आप इन सबको काउंट करेंगे, एड अप करेंगे तो 15 आएगा। और आप फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हो, आप कैसे देखेंगे, ये हमने कैसे निकाला, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 को ऐड करने से आपके पास ये आया। और आपने फॉर्मूले से कैसे निकाला था कि अगर nth लेवल से जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है, आप याद रखेंगे एक जनरलाइज्ड वे में इसको, nth लेवल से जब भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है तो क्या हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होंगी। मैक्सिमम लाइंस आपके पास कितनी होंगी, n × n-1 / 2। ये आपके पास फॉर्मूला था जिसमें आप क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 6 था ना, तो 6 × 6 - 1 / 2, दैट मीन 6 × 5 / 2। तो आपके पास कितनी आ जाएंगी, 15 नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। तो आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो आई होप आपको 15 क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब आपकी स्क्रीन पर 16 क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और 16 क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई होप आपने 16 क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 16 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो इस फर्स्ट पार्ट में वो हमें बोलता है कि हमें गिवन क्या है। देखिए गिवन है आपके पास कि एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज दिस, कि आपकी जो एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, क्या किस चीज की एनर्जी हमारे पास, हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। जो एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है किसमें, n = 1 ऑर्बिट में, मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें उसके पास जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो है 2.18 × 10⁻18 जूल पर एटम। इतनी एनर्जी उसके पास एसोसिएटेड है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ ऑर्बिट। अब आपको n = 1 की एनर्जी दी गई है और आपको n = 5 की जो है हाइड्रोजन एटम के ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब आपको n = 1 की गिवन थी और आपको फाइंड क्या करना है, E5 का क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है सेम हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपको पता है जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा एनर्जी का, वो क्या होता है, एनर्जी एसोसिएटेड फॉर En स्टेट के लिए जो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -2.18 10⁻⁻18 × Z² / n²। और हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी इसको 1 रख देंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, E5 निकालना है। मतलब n की जगह मैं 5 पुट कर दूंगी, 2.18 × 10⁻⁻18 डिवाइड बाई ये 1 का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो E5 आपके पास सोल्व करके क्या आ जाएगी, -8.72 × 10⁻⁻20 जूल। ये आ जाएगी आपके पास एनर्जी। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेट करने से एनर्जी आई है। आप इसको यहां से भी एक बार करेक्ट कर लीजिए, यहाँ -20 आएगा, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, आगे देखिए, ये -8.72 × 10⁻⁻20 जूल, ये आपके पास E5 आ गई है। अब आपको क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में जब आपके सामने फ्लैश हो रहा है उसको देखिए। 16 का जो सेकंड पार्ट है इसको आप देखिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब हमें निकालनी है रेडियस, जिसको हम बोहर रेडियस भी बोलते हैं, ऑफ n = 5th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि आपको रेडियस निकालनी है किसी भी हाइड्रोजन एटम के n = 5 लेवल की। अब हमें पता है Rn का फॉर्मूला क्या होता है, 0.0529 नैनोमीटर × n² डिवाइड बाय Z। और यहाँ पे Z की वैल्यू तो आपके पास 1 है, 4 किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। हमें निकालनी क्या है, फॉर R5 तो 0.0529 नैनोमीटर × n की वैल्यू क्या, 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास R5 क्या आ जाएगी, 0.0529 × 10⁻⁻9 मीटर × 25। तो अब आप इस पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, दो क्या हो गएंगे, 2 पॉइंट्स पे 2 डेसिमल तक। तो क्या आ जाएगा, 5.29 × 10⁻⁻2 राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव में आएंगे 10 की पावर में, इंटू 10⁻⁻9 × 25। तो हमारे पास R5 क्या आ जाएगा, इनको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1322
5 ये आएगा आपके पास, और इंटू 10 की पावर -11 मीटर्स, ये आपके पास आ जाएगी R5। ठीक है, ये आपके पास आ गई है रेडियस ऑफ 5th ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें बोलता है, हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड करना है हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। कि एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके लिए आपको बाल्मर सीरीज मतलब वो क्या करेगा, फॉल कहाँ करेगा कि n=2, मतलब वो कहीं भी लेवल से आ सकता है, n=3, n=4, 5, 6, 7 अप टू सोन इन्फिनिटी से, कि वो इन्फिनिटी से आके बाल्मर सीरीज में आया है n=2 में, जो कि लाई करती है हमारे पास विजिबल रीजन में। आपने जब बोहर थ्योरी पढ़ा था, जब उसमें देखा था ना, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सारी क्या थी, सीरीज थी हाइड्रोजन एटम के। जब स्पेक्ट्रा को स्टडी किया गया, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से जिस एनर्जी लेवल में आता है, तो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है, जिनको हमने पर्टिकुलर नाम से डिनोट किया था, दैट इज लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पी फंड। तो n=2 में जब आता है, तो विजिबल रीजन की लाइट को क्या करता है, वो एमिट आउट करता है, और n=2 को हम बाल्मर बोलते हैं। अब हमें निकालना है उसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब आप मुझे एक बात बताइए, E और लैम्डा का क्या रिलेशन होता है? E=hc/लैम्डा। लैम्डा जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम। अब उसने बोला लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए, मतलब एनर्जी गैप क्या रखिए, एनर्जी गैप को मिनिमम रखिए। और एनर्जी गैप मिनिमम किसके बीच में, n=2 के बीच में। और n=2 से किस लेवल का एनर्जी गैप सबसे कम हो सकता है, n=3 का। इन दो एनर्जी लेवल्स का ये एनर्जी गैप सबसे कम होगा, और एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और हमें वही तो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, उसमें हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है, और वेव नंबर भी किस चीज के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो आपको पता है न्यू बार का फॉर्मूला हमारे पास वेव नंबर का क्या था, = 109.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स इंटू 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। और ये आपके पास मीटर इनवर्स में फॉर्मूला है आपके पास। यहाँ पे मल्टीप्लाई में z² भी होता है, और आपको पता है फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू 1 होती है। न्यू बार = 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। अब n1 आया किसके अंदर है, फर्स्ट, जिसके अंदर वो फॉल करता है बाल्मर सीरीज में n=2, और कहाँ से आया है, हमने n=3 से देखा, 3 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 1.097 इंटू 10⁻7, और आपके पास ये क्या आएगा, 1/4 -1/9। अगर इस पर्टिकुलर चीज को हम सोल्व करते हैं, इस एलसीएम को हम सोल्व करते हैं, तो 36, 9 - 4 दैट इज 5/36 आपके पास आ जाएगा। उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 5/36, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5236 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये आ गई आपके पास वेव नंबर, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा बाल्मर सीरीज में आता है और क्या करता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, एमिट आउट करता है। तो n=2 n=3 के बीच में एनर्जी लेवल रहेंगे, और आपके पास जो वेव नंबर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमें आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश किया है, तो आप प्लीज स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हमें बोला क्या गया है 18th क्वेश्चन में, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एनर्जी इन जूल्स। आपको कोई एनर्जी निकालनी है कि इसमें जूल्स में रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम n=1 टू n=5 स्टेट। n=1 to आप n=5 में अगर किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहे हैं, तो आपको कितनी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी वो आपको बतानी है। और उसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि व्हाट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड।
अब कितनी वेवलेंथ की लाइट एमिट होगी जब वो इलेक्ट्रॉन, अब देखिए आपने n=1 से n=5 में उस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, तो वो एनर्जी आपको निकालनी है कि आपको कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब वो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है वो ग्राउंड स्टेट में मैक्सिमम स्टेबल है, न्यूक्लियस के पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है, वो खुश है, तो आपको उसको n=5 एक्साइटेड लेवल में भेजना है, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, वो एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है। दूसरा काम आपको क्या करना है, वेवलेंथ निकालनी है, जो कितनी एमिट की उसने लाइट, और आपके दिमाग में आ जाना चाहिए लाइट एमिट कब करेगा, जब उसको दोबारा से n=5 से n=1 में आना होगा, तो जिस वेवलेंथ की लाइट को एमिट करेगा हमें वो वेवलेंथ की लाइट को फाइंड आउट करना है। और इन्होंने हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि जो ग्राउंड स्टेट होती है आपके पास, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसकी वैल्यू आपको दी गई है -2.18 इंटू 10⁻11 अर्ग्स। ये आपके पास एक नई यूनिट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस यूनिट के बारे में बता देती हूँ एक बार। तो आप याद रखेंगे 1 जूल = 10⁻7 अर्ग्स के बराबर होती है, ये आप याद रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी क्वेश्चन में बताया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1 EV = 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये आपको याद रखना है, काफी बार ये यूज हो जाता है, और ये जूल का अर्ग में भी आप याद कर सकते हो। तो अगर एक जूल में 10⁻7 अर्ग है, तो एक अर्ग में कितने जूल होंगे, इस 10⁻7 को नीचे ले जाएंगे, क्या बचेगा 10⁻7 जूल। अब हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो जो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम है आपके पास, वो क्या आ जाएगी -2.18 इंटू 10⁻11। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻7 से, तो इतने के आपके पास क्या आ जाएंगे, जूल्स आ जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा -2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो देखिए आपके पास वही आ गई ग्राउंड स्टेट जो हम पढ़ते थे अब तक, है ना। हम फॉर्मूले में यही तो पढ़ते थे, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n²। और हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 है, और ग्राउंड स्टेट है तो n=1 है, तो आ गई आपके पास वही वैल्यू। अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ताकि वो n=1 से n=5 में चला जाए। तो आपको डेल्टा E निकालनी है कि जितना वो E5 - E1 में चला जाए, है ना, क्योंकि आपको n=1 से n=5 में भेजना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी वो यहीं से तो आएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। और आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या होता है, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल इंटू Z²/n²। और Z की वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, एंड N की वैल्यू एक बार 5 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। तो पहले n=5 पुट करेंगे, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर, और एक माइनस यहाँ और एक फॉर्मूले में माइनस होता है, हैंसम प्लस लगा देंगे। 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, राइट। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारे पास कैलकुलेट जब करते हैं तो ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा, डेल्टा E = 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 24/25। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.0928 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक है, ये आ गया आपको डेल्टा E, मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी n=1 से n=5 में जाने के लिए। अब आपको वेवलेंथ भी तो निकालनी है, कितनी वेवलेंथ वो एमिट करेगा दोबारा n=5 से n=1 आने के लिए। तो अपन ने हमने एक फॉर्मूला देखा हुआ है, डेल्टा E = hc/λ। डेल्टा E आपको पता है, h आपको पता है, c आपको पता है, लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लैम्डा क्या आएगा, hc/ΔE। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है ये जूल सेकेंड, और c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और डेल्टा E आपके पास कितनी होती है, 2.0928 इंटू 10⁻18 जूल। तो जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, जो लैम्डा आएगी वो किसमें आएगी, मीटर्स में। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 19.8 समथिंग इंटू 10⁻26, ये 10⁻18 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2.09। तो जब आप पावर्स को सोल्व कर लेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, आपके
9, ये देखिए 2 9s पे जा रहा है कहीं ना कहीं वैल्यू, है ना, आप अप्रोक्सीमेटली भी देख सकते थे। 9.498 इंटू 10 की पावर -8 मीटर्स, ये आपके पास क्या आ गई, वेवलेंथ आई। जब वो n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में आया है तो कितनी आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करते हुए आया, वो ये वेवलेंथ थी। अगर आपको डेल्टा ई पता था तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट कर लिया, जो कि काफी इजी था। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। तो अब आपकी स्क्रीन पर 19 क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, तो प्लीज आप उसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास हाइड्रोजन एटम में है फिर से, और उन्होंने आपको डाटा भी गिवन दिया है। En आपको क्या दिया, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल, क्या n स्क्वायर की वैल्यू दी है, और यहाँ पे z स्क्वायर, ये जूल में उन्होंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला भी दिया है। अब उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि n इक्वल टू 5 से उसको इन्फिनिटी में भेजना था, आयोनाइज कराना था। तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू इन्फिनिटी भेजने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कराने के लिए हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है अब वो n के इक्वल टू 2 लेवल में है और उसको आयोनाइज कराना है, मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी में भेजना है। तो डेल्टा E2 मतलब E इन्फिनिटी माइनस E2 आपको कैलकुलेट करना है, और फिर क्या आपको बताना है, आपको बताना है कि क्या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। और आपके पास डेल्टा ई आ जाएगा तो क्या आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा E2 इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा 2। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा 2 भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले आपको डेल्टा E2 निकालना है, फिर आपको लैम्डा 2 निकालना है। तो चलिए पहले डेल्टा E2 निकालते हैं, जो कि कैसे निकलेगा, E इन्फिनिटी माइनस E2 से, जो कि कैसे निकालना है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, माइनस ऑफ -2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ये 1 बाई इन्फिनिटी है तो ये सारा क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। तो अब आपके पास देखते हैं डेल्टा E2 क्या आएगा। जो आपके पास डेल्टा E2 आया है वो आया है आपके पास 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइड बाई 4, जिसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 0.45 इंटू 10 की पावर -18 जूल। जिसको आप शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को एक साइड में तो क्या आ जाएगा, 5.4 इंटू 10 की पावर -1 इंटू -19 जूल। सॉरी यहाँ पे 18 ही आएगा। डेल्टा E2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5.4 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये आपके पास डेल्टा E2 आ गया है। अब आपको क्या बताना है, हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ भी बतानी थी। तो आप वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा। हमें क्या निकालना है, इसके लिए पर्टिकुलर लैम्डा निकालना है, तो HC बाई डेल्टा E कर देंगे। H की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये जूल सेकेंड में, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसर, और डेल्टा E की वैल्यू है 5.4 इंटू 10 की पावर -19 जूल, जूल से जूल कैंसल। आपके पास आएगा 19.8 इंटू 10 की पावर -26 मीटर, नीचे है 5.4 इंटू 10 की पावर -19। तो देखिए आप इसको 5 मान लीजिए, इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप 20 मानेंगे, 19.8 है ना, तो आप इसको 20 मानेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 4 समथिंग वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आएगा 3.647 इंटू 10 की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, -26 इंटू 10 की पावर 19, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर -7 मीटर्स। अब हम इसको स्टैंडर्ड्स यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इन 3 पॉइंट्स को इस साइड शिफ्ट मूव कर देंगे, क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड मूव कर देंगे। 3647.0 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा,
3647 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और आपको पता है 1 एंगस्ट्रम क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर के। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हमारे पास जो लैम्डा आई 3647 एंगस्ट्रम, इतनी वेवलेंथ क्या होगी आपको रिक्वायर्ड होगी जब किसी इलेक्ट्रॉन को n=2 से इन्फिनिटी में भेजना है। और एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी 5.4 इंटू 10⁻⁻19। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, तो प्लीज पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। यहां आपको क्या गिवन है, वेलोसिटी दी हुई है आपको इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी है 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है आपके पास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज λ=h/mv। ये उसी का क्वेश्चन है, और अब हमसे फाइंड आउट का क्या कराना चाहते हैं लैम्डा, और हमें पता है एच की वैल्यू क्या होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। हमें लैम्डा कैलकुलेट करनी है, तो क्या आएगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप जूल को सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, यूनिट आपके पास क्या आएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 दैट इज सेकेंड, और यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब आप क्या करेंगे देखेंगे, ये इसको सोल्व करेंगे, सेकेंड -2 है एक +1 है, तो यहाँ से क्या आएगा सेकेंड -1, सेकेंड -1 से सेकेंड -1 कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल। तो आपके पास लैम्डा किस में आएगी मीटर्स में आएगी ना, यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको, λ=6.6 इंटू 10⁻34। अब 10⁻31 को ऊपर लेके गए हैं और 7 को भी ऊपर लेके गए हैं, और नीचे क्या है 9.1 इंटू 2.05। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6.6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा वो देखना हमें, और पावर सोल्व करनी है। इन दोनों को सोल्व करेंगे क्या आएगा 10⁻−3, 10⁻7 क्या आएगा 10⁻−10, ये आपके पास वैल्यू आएगी। और फर्दर अगर हम इस सारी चीज इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा 3.548 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आ गई आपके पास लैम्डा। तो हेंस यही हमें फाइंड आउट करना था कि कितनी वेवलेंथ आपको रिक्वायर होगी इस किसी भी एक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको गिवन है तो 6.6, और इसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई किया और आपने फाइंड आउट कर लिया। आप इसको अगर अप्रोक्सीमेटली भी कैलकुलेट करते तो ये 18 समथिंग आता, और 6 की अगर 18 करेंगे 6/18 अगर आप कैलकुलेट करते तो कहीं ना कहीं 3 पे जाता है ये 1/3 करके। और अगर आप उस अप्रोक्सीमेटली भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि 3 पॉइंट समथिंग पे जाके हमारी कहीं ना कहीं वैल्यू आने वाली है, तो हमने उससे इसको कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप आपको आज के 20 क्वेश्चन तक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। टिल देन आप वीडियोस को कंप्लीट देखिए, अच्छे से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए खुद से। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपने डाउट को, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि वीडियो का यूज सभी को हो सके। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।